कहानी की शुरुआत होती है पास्ट के सीन से, जहां हमारी ड्रामा की फीमेल लीड, जिसका नाम रोज़ेल था, हमें नरेट कर रही होती है। 3 साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तब अर्बन ग्रुप के एक मामूली से एम्प्लॉय केथ ने मुझे देखा और मेरी जान बचाई। प्रेजेंट में अब केथ मेरा बॉयफ्रेंड है। तब से मैं अपनी आइडेंटिटी छिपाकर एज अ डिलीवरी गर्ल काम कर रही हूँ और केथ को उसके बिजनेस में सीक्रेटली सपोर्ट भी कर रही हूँ। ये बताते हुए वो एक कंपनी में डिलीवरी के लिए आती है, जहाँ वो एलिवेटर से जा ही रही थी कि तभी कुछ आदमी उसे रोकते हुए कहते हैं कि डब्लिन शहर के सबसे रिच आदमी मिस्टर स्मिथ, जो कि स्मिथ ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, आज यहाँ आने वाले हैं और तुम जैसे एक डिलीवरी वाली एलिवेटर में जाकर उसे गंदा कर दोगी। तभी वहाँ पर मिस्टर स्मिथ की एंट्री होती है। आते ही वो रोज़ेल को कहने लगते हैं, मिस रोज़ेल, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में लेट हो गई। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना रिच और फेमस आदमी एक मामूली से डिलीवरी गर्ल से माफी क्यों मांग रहा है। मिस्टर स्मिथ उन लोगों को रोज़ेल की रियल आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं कि वो लिन फैमिली की बेटी है, जिनका बिजनेस वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये सुनते ही वो आदमी रोज़ेल से माफी मांगने के लिए नीचे बैठ जाता है। रोज़ेल भी उन्हें माफ कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तब मिस्टर स्मिथ उनसे पूछते हैं कि मिस रोज़ेल, आप कहाँ जा रही हो। वो उसे बताती है कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर रही है। दूसरी तरफ हम ड्रामा के मेन लीड ब्रीज अर्बन को देखते हैं, जो कि कॉक शहर के सबसे अमीर फैमिली का हेड था। वो एक भिखारी की गेटअप करके मैरिज कोर्ट के बाहर बैठा होता है और अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा था। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी दादी कह रही हैं कि अगर आप ब्लाइंड डेट पर नहीं गए तो वो आपको घर से निकाल देंगी। ब्रीज अपने असिस्टेंट से कहता है कि दादी से कह दो कि मैं किसी के साथ भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा और ना ही शादी करूंगा। जैसे ही वो वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वो वहाँ खड़े एक डॉग के खाने को लात मार देता है, जिस वजह से वो डॉग उस पर भौंकने लगता है और ब्रिज डर कर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ रोज़ेल आकर उस डॉग को खाना खाने के लिए देती है और ब्रिज से उसकी एज और क्वालिफिकेशन पूछती है। ब्रिज बताता है कि मेरी उम्र 28 साल है और मैं प्राइमरी स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। रोज़ेल उसे कहती है कि तुम अच्छे खासे जवान हो तो तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। वो उससे ये भी कहती है कि स्मिथ ग्रुप के प्रेसिडेंट से जाकर मेरा नाम लेना, वो तुम्हें जॉब दे देंगे। तभी वहाँ केथ और उसकी मॉम आती हैं। उन्हें देखकर रोज़ेल उन्हें हाई करती है तो केथ उन्हें साइड हटा देता है। तभी कार से एक लड़की उतरती है, जिसे देखकर रोज़ेल पूछती है कि ये लड़की कौन है। कैथ उस लड़की को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि ये मैन ग्रुप के प्रेसिडेंट की डॉटर लियान है और आज हम दोनों यहाँ शादी करने के लिए आए हैं। ये सुनकर रोज़ेल हैरानी से पूछती है, लेकिन आज तो हम दोनों शादी करने वाले थे ना। केथ की मॉम उसके इंसल्ट करते हुए कहती हैं कि तुम एक मामूली सी डिलीवरी गर्ल हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे से शादी करने के बारे में सोचने की भी। और वैसे भी मेरे बेटे को स्मिथ ग्रुप के इन्वेस्टमेंट मिल गई है और अब मेरी बेटे की कंपनी की वैल्यू भी मिलियंस में है। रोज़ेल कहने लगती है कि सक्सेसफुल होने के बाद तुम्हारे लिए सबसे पहली चीज अपने लवर को छोड़ना था। केथ कहता है कि मैंने तुमसे कब प्यार किया, मैंने तुम्हें कभी आई लव यू नहीं बोला। तब रोज़ेल उसे याद दिलाने लगती है कि जब तुम्हें अर्बन ग्रुप से निकाल दिया गया था तो वो मैं ही थी जो तुम्हारी कंपनी के लिए फंड देती थी, मैं ही थी जो तुम्हारे लिए क्लाइंट्स ढूंढती थी। जब तुम्हें तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अपने घर में जगह दी। केथ उसे रोकते हुए कहता है कि वो लियान थी जिसने मेरी मदद की, तो तुम उसका क्रेडिट क्यों लेना चाहती हो। ब्रिज भी अपने मन में सोचता है कि ये लड़का कितना ज्यादा अनग्रेटफुल है और इस लड़की का टेस्ट भी लड़कों में काफी बुरा है। रोज़ेल उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बताते हुए कहती है कि मैं लियान फैमिली की बेटी हूँ, जो कि सभी शहरों में सबसे रिच है। मैंने ही लियान स्मिथ से तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था। उसकी बात पर किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो लियान फैमिली की बेटी है। उल्टा लियान रोज़ेल से कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मिस्टर स्मिथ तुमसे बात भी करे, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता अगर तुम्हें उन्हें अपनी डर्टी फोटोज सेंड की होगी। रोज़ेल पूछती है कि कौन सी फोटोज। तब लियान उसे उसकी फोटोज दिखाती है जो उन्होंने एडिट की हुई थी। फोटोज देखकर रोज़ेल कहती है कि मैंने ये फोटोज कभी क्लिक नहीं की, ये फेक है। लियान उसे कहती है कि मैंने ये सारी फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर दी है
अब तुमसे फ्यूचर में कोई भी शादी नहीं करेगा। तभी ब्रेस अपना हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं इस लड़के से शादी करूंगा। फिर वो अपने मन में सोचता है कि बस इसी लड़की को मेरे भिखारी होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो ये इन लोगों से लड़ पाएगी। रोज़ेल भी अपने मन में सोचती है कि ये ऐसे होपलेस मोमेंट पर भी मेरी हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। कीथ हंसते हुए कहता है कि तुम एक डिलीवरी गर्ल और ये एक भिखारी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। ये कहकर वो तीनों उन पर हंसने लगते हैं। रोज़ेल उन लोगों से कहती है कि अभी तो ये एक भिखारी है, लेकिन मैं इसकी हेल्प करूंगी ताकि ये डुब्लिन का सबसे रिच आदमी बन जाए। ब्रेस अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तो पहले से ही कॉर्क का सबसे रिच आदमी हूँ। अगले सीन में हम ब्रेस और रोज़ेल को देखते हैं जो कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जा रहे थे। तभी वहाँ कीथ आकर उन्हें रोकता है और रोज़ेल से कहता है, अगर कल मुझे स्मिथ ग्रुप का मिलियन युआन टेंडर प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं तुम्हें ब्रेकअप फीस दूंगा। रोज़ेल हंसते हुए कहती है कि कल होने वाली टेंडर मीटिंग मेरे थ्रू ही ऑर्गेनाइज्ड हुई है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। तभी ब्रेस उसे रोकता है और धीरे से उसे कहता है कि तुम तो ज्यादा ही डेंगे मार रही हो। लियान कहती है कि जहाँ तक स्मिथ ग्रुप की टेंडर मीटिंग की सवाल है तो मैंने वो प्रोजेक्ट कैट को रीअसाइन कर दिया है। ब्रिंस कहता है कि हमारा अर्बन ग्रुप इस टेंडर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और जिस मीटिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ कोई भी किसी को असाइन करने की हिम्मत नहीं करता। लियान हंसते हुए कहने लगती है कि तुम कॉर्क की सबसे रिचेस्ट फैमिली की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो उन भिखारियों के गैंग के लीडर लग रहे हो। रोज़ेल धीरे से ब्रिंस से कहती है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही डींगे नहीं मार रहे। कीथ और लियान उन दोनों पर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद रोज़ेल मिस्टर स्मिथ को कॉल करके कहती है कि कल की मीटिंग टेंडर प्रोजेक्ट कैथ को नहीं मिलनी चाहिए। ब्रिज को लगता है वो अभी भी झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें अब मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। रोज़ेल कहती है कि मुझे पता था तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। फिर वो उससे कहती है कि तुम उस डॉग का खाना चुरा रहे थे ना, तुम्हें काफी भूख लगी होगी, चलो मेरे घर चलकर हम डिनर करते हैं। इसके बाद वो दोनों रोज़ेल के घर आ जाते हैं, जहाँ रोज़ेल ब्रेस को कपड़े चेंज करने के लिए देती है। जब वो बाथरूम में होता है तो वहाँ से गुजरते हुए रोज़ेल की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो उसे रुक कर देखने लगती है और अपने मन में सोचती है कि वैसे तो ये एक भिखारी है, लेकिन ये कितना ज्यादा फिट है। कुछ देर बाद ब्रेस बाथ लेकर और अपने हेयर कट करके बाहर आता है तो रोज़ेल बस उसे ही देखने लगती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने का कलर देखकर ब्रेस रोज़ेल से पूछता है ये खाना तो शायद जहरीला है। रोज़ेल उसे वो खाना खाकर दिखाती है और कहती है कि ये देखो, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। फिर दोनों साथ में उस खाने को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ ब्रेस रोज़ेल से पूछता है कि तुम इतने बुरे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हो। रोज़ेल उसे बताती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मैं उसका एहसान चुका रही थी। 3 साल पहले साकुरा फेस्टिवल वाले दिन टेक्सिको रोड पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक्सीडेंट के बाद जब रोज़ेल को होश आता है तो वो नर्स से पूछती है कि मेरी जान बचाकर मुझे यहाँ कौन लेकर आया। नर्स बताती है वो जो बाहर फोन पर बात कर रहे हैं वही आपको यहाँ लेकर आया है। जब रोज़ेल बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कीथ कॉल पर बात कर रहा था। रोज़ेल की बातें सुनकर ब्रेस को याद आता है कि 3 साल पहले उसी ने रोज़ेल को घायल हालत में देखा था, वही उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। तब वो नर्स को ये कहकर बाहर चला गया था कि मैं बस एक कॉल रिसीव करके आता हूँ। लेकिन जब वो बाहर फोन पर बात करके वापस अंदर रूम में गया तब रोज़ेल वहाँ नहीं थी। नर्स उसे बताती है कि पेशेंट को उसकी फैमिली ले गई है। ये सब याद करके ब्रेस उसे सच बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे हर जगह मशरूम दिखने लगते हैं क्योंकि उनके खाने में नशीले मशरूम पड़े हुए थे। रोज़ेल को तो ब्रेस के चेहरे पर भी मशरूम दिखाई देने लगते हैं। वो ब्रेस के चेहरे को पकड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर लगा नकली स्टिकर हट जाता है। नशे की हालत में वो ब्रेस को किस भी कर लेती है। अगले दिन जब रोज़ेल सोकर उठती है तो कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब याद करके वो बहुत एम्बैरेस्ड होती है। इसके बाद जब वो तैयार होकर आती है तो उसे टेबल पर एक रिंग और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था इसे पहन लो, हम दोनों टेंडर मीटिंग के लिए मिलते हैं। जब वो उस रिंग को पहनती है तो वो उसे लूज आती है, इसलिए वो उस रिंग को अपनी पॉकेट में रख लेती है। फिर वो उस होटल जाती है जहाँ टेंडर मीटिंग होने वाली थी। गेट पर ही गार्ड उसे इनविटेशन देखने के लिए रोक लेता है। रोज़ेल उससे बताती है कि मैंने ही मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और तुम मुझसे इनविटेशन मांग रहे हो। गार्ड को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी उन दोनों की बातें सुनते हुए वहीं लियान और कीथ की मॉम आ जाते हैं।
वो दोनों मिलकर रोज़ेल की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और गार्ड से उसे वहाँ से निकालने के लिए भी कहते हैं। जैसे ही गार्ड रोज़ेल को वहाँ से निकालने के लिए हाथ लगाता है, तभी वहाँ ब्रीज आ जाता है और गार्ड से कहता है कि उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। पहले तो उसका लुक देखकर रोज़ेल को यकीन नहीं होता कि वो उसका हस्बैंड है। लियान और कैथ की मॉम मिलकर ब्रिज की बहुत इंसल्ट करती हैं। तभी रोज़ेल लियान को एक कैंडी देती है, जिसे देखकर लियान कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ क्या? रोज़ेल कहती है कि ये रिफ्रेशिंग कैंडी है, इसे खाने से तुम्हारे मुंह से बदबू नहीं आएगी। ये सुनते ही लियान को गुस्सा आ जाता है और वो रोज़ेल को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी ब्रिज उसे रोक लेता है। केथ की मॉम गुस्से में रोज़ेल को जमीन पर गिरा देती हैं। तभी रोज़ेल की पॉकेट से वो रिंग निकालकर बाहर गिर जाती है। ब्रिज रोज़ेल को संभालता है। रिंग को गार्ड उठाकर हैरानी से देखते हुए कहने लगता है कि ये तो अर्बन ग्रुप का सैंपल है। वहाँ मौजूद लोगों को यकीन नहीं होता रोज़ेल को वो रिंग कहाँ से मिली। तब ब्रिज उन्हें बताता है कि ये रिंग मैंने रोज़ेल को दी है। होटल का गार्ड लियान और केथ की मॉम को वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद ब्रीज और रोज़ेल होटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ रोज़ेल सोच रही होती है कि मुझे कल रात के बारे में बात करनी चाहिए। क्या मुझे उसे इसके बदले पैसे देने चाहिए? ये सब सोचते हुए वो वॉल से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी ब्रिज वॉल पर अपना हाथ रखकर उसे इंजर्ड होने से बचा लेता है और कल रात जो भी हुआ उसे लेकर रोज़ेल को टीज करने लगता है। रोज़ेल उसे कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं तुम्हें इस रेंटल सूट, केक, फेक रिंग को कस्टमाइज कराने के बदले पैसे भी दे दूंगी। ब्रिज कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। रोज़ेल पूछती है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? ब्रिज उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी रोज़ेल वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में रोज़ेल और ब्रिज मीटिंग रूम में आते हैं। रोज़ेल को देखकर केथ उसके पास जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ इस भिखारी के साथ जेलस करने आई हो। वो रोज़ेल को ब्रेकअप फीस के तौर पर एक चेक देता है, लेकिन ब्रीज उस चेक को लेकर फाड़ देता है। वो उसे केथ के मुंह पर ही फेंक देता है। केथ वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये मुझे परेशान करने के लिए अपने भिखारी हस्बैंड के साथ मिलकर मुझे स्टॉक कर रही है, इसलिए किसी से कहकर इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलवाओ। रोज़ेल सामने रखी एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि ये सीट स्मिथ ग्रुप के प्रेसिडेंट के लिए है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? ये लड़की मिस्टर स्मिथ को जरूर नाराज कर देगी, इसकी वजह से ही हमारी 4 नोबल फैमिलीज पे फंस जाएंगी, इसलिए इसे यहाँ से उठाकर बाहर निकालो। वो रोज़ेल और ब्रिज को निकालने के लिए अपने फाइटर्स को भी बुलाते हैं, लेकिन ब्रिज उनसे अकेले ही फाइट करने लगता है और उन्हें सबक सिखाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर स्मिथ भी आ जाते हैं। मिस्टर स्मिथ रोज़ेल के सामने नील डाउन करते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन जिसके सामने मिस्टर स्मिथ भी नील डाउन करके बैठ गए। ब्रिज भी अपने मन में सोचने लगता है कि केथ ये सच में लियान फैमिली की बेटी है। तभी मिस्टर स्मिथ क्लैप करते हैं तो बहुत ही सारे मेल मॉडल्स आकर रोज़ेल के सामने बहुत ही फनी डांस करने लगता है। रोज़ेल एम्बैरेस्ड होकर वहाँ से चुपके से जाने लगती है। तभी केथ उसे देखकर ये कहने लगता है कि देखो ये लड़की भाग रही है। रोज़ेल स्मिथ के पैरों पर गिरकर कहने लगती है कि मिस्टर स्मिथ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके सीट पर नहीं बैठना चाहिए था। वो इशारे से स्मिथ को कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर स्मिथ ने इस लड़की के सामने नील डाउन क्यों किया। तब मिस्टर स्मिथ उन लोगों से कहता है कि मैंने नील डाउन इस लड़की के सामने नहीं बल्कि इस चेयर पर बने लिन फैमिली के सिंबल को किया है। केथ कहता है कि इस लड़की ने चेयर पर बैठकर लिन फैमिली के सिंबल को धुंधला कर दिया। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि स्मिथ फैमिली कमजोरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके हाथ काट दो। ये सुनते ही केथ मिस्टर स्मिथ से माफी मांगने लगता है। मिस्टर स्मिथ कहने लगते हैं कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि उस लड़के से माफी मांगनी चाहिए। केथ रोज़ेल से माफी मांगता है, लेकिन वो उसकी माफी को एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वो मिस्टर स्मिथ को बचिंग करते हुए कहने लगता है कि मिस्टर स्मिथ मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर वो मिस्टर स्मिथ को एक वॉच दिखाता है, लेकिन रोज़ेल उस वॉच को गिरा देती है। केथ गुस्से से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे फेंकने की,
तुम्हें पता भी है इसकी कीमत 10 मिलियन युआन है, तुम इसे कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तभी ब्रेस कहता है कि किसने कहा ये अफोर्ड नहीं कर सकती। वो चुटकी बजाता है, तभी ब्रेस के असिस्टेंट वहाँ महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आ जाते हैं, जिसमें लगी बुद्धा की मूर्ति पैसिफिक आइलैंड, जिनकी वैल्यू बिलियंस में थी। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। ब्रेस रुज़ेल से पूछता है कि तुम्हें ये गिफ्ट्स कैसे लगी। तभी एक आदमी कहता है कि ये तो जेड बुद्धा की मूर्ति है, इसे तो अर्बन ग्रुप के हेड ने खरीदा था, लेकिन ये सब इस भिखारी के पास कहाँ से आया। रुज़ेल ब्रेस से कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, हालांकि ये सब फेक है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। ब्रेस सब लोगों के सामने कहता है कि ये सारे गिफ्ट मिस्टर स्मिथ के लिए नहीं बल्कि मेरी वाइफ के लिए हैं। अब कीथ रुज़ेल को कैरेक्टरलेस कहने लगता है। ये सुनते ही ब्रेस और मिस्टर स्मिथ उसे एक थप्पड़ मारते हैं। फिर ब्रेस कॉल करके अपने लोगों से कहता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर कीथ बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। कुछ ही सेकंड में कीथ को कॉल भी आ जाती है। उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। इसके बाद कीथ को वहां से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद मैन ग्रुप के हेड मिस्टर स्मिथ से कहते हैं कि ये भिखारी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और आप इसे करने दे रहे हो। इससे हमारी चारों नोबल फैमिलीज की इंसल्ट हो रही है। मिस्टर स्मिथ उन्हें धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर किसी को ब्रेस के पार्टिसिपेट करने से कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी बैंकरप्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये सुनते ही मैन ग्रुप का हेड तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। इसके बाद सभी कंपनीज के प्रेसिडेंट टेंडर के लिए एक बड़ी अमाउंट देते हैं। ये देखकर रुज़ेल अपना कार्ड चुपके से ब्रेस के हाथ में देने लगती है ताकि वो उस कार्ड से पे कर दे। ब्रेस उसे कहता है कि मेरे पास कार्ड है। तभी ब्रेस का असिस्टेंट एक कार्ड लाता है और बताता है कि ये ब्लैक कार्ड वर्ल्ड के टॉप बैंक लियान बैंक का कार्ड है। मैन ग्रुप का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं 4 नोबल फैमिलीज के हेड हूँ, मेरे पास एक भी ब्लैक कार्ड नहीं है, तो तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हम तुम्हें पागल दिखते हैं क्या? तुम कुछ भी कहोगे और हम यकीन कर लेंगे। ब्रेस कहता है मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, वो तो स्वाइप करने के बाद ही पता चल जाएगा। यहाँ ये सोचकर डर जाती है कि अगर ये ब्लैक कार्ड फेक हुआ तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी, इसलिए वो सबसे कहती है कि ये मेरे हस्बैंड के वो कार्ड्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं इस कार्ड से पे नहीं करूँगी। वो स्मिथ को अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए देती है। मिस्टर स्मिथ रुज़ेल के साइड से टेंडर में 10 बिलियन युआन पे करते हैं, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी सब लोग ये भी देखते हैं कि स्वाइप मशीन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें से धुआं उड़ने लगता है। ये देखकर एक कंपनी का प्रेसिडेंट कहता है कि रुज़ेल को पहले से ही पता था ये मशीन खराब है, इसलिए ही तो उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए दिया। तब ब्रेस अपने खुद के कार्ड स्वाइप करने के लिए देता है और सक्सेसफुली कार्ड स्वाइप हो भी जाती है। रुज़ेल अपने मन में सोचती है कि स्मिथ ने पहले ही फेक मशीन रेडी कर ली थी। नोबल फैमिलीज के प्रेसिडेंट को उस पर भी यकीन नहीं होता, इसलिए ब्रेस उन्हें एक बार और प्रूव करने के लिए अर्बन ग्रुप का सीक्रेट रास्ता दिखाती है, जो सिर्फ अर्बन ग्रुप के हेड को ही पता था। रुज़ेल को तब भी यही लग रहा था कि इन सब चीजों की मिस्टर स्मिथ ने अरेंजमेंट करवाई है, लेकिन नोबेल फैमिली के प्रेसिडेंट ब्रेस के सामने नील डाउन कर लेते हैं। रुज़ेल हैरानी से पूछती है कि क्या तुम सच में अर्बन ग्रुप के हेड हो? ब्रेस उससे कहता है कि मैं इस एक्सीडेंटल मैरिज को एक परफेक्ट मैरिज बना दूंगा। फिर वो उसके सर को सहलाते हुए कहने लगता है कि वैसे इतने रिच आदमी से शादी करके तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? रुज़ेल स्माइल करते हुए हाँ कहती है। ब्रेस और मिस्टर स्मिथ फैसला करते हैं कि आज के बाद स्मिथ ग्रुप और अर्बन ग्रुप इन 4 नोबल फैमिलीज के साथ कभी भी कॉर्पोरेट नहीं करेगी। मिस्टर स्मिथ भी सब लोगों से कहते हैं कि अब 4 नोबल फैमिलीज इस टेंडर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो आज का टेंडर प्रोजेक्ट विनर अर्बन ग्रुप है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुज़ेल अकेले में मिस्टर स्मिथ को डांटते हुए कह रही थी कि तुम्हें उन मेल मॉडल्स को क्यों बुलाया था? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की दिखती हूँ जो लड़के से ऑब्सेस्ड है? मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन इन मेल मॉडल्स को आपके डैड ने आपके लिए सेलेक्ट किया था ताकि आप इनमें से एक को चूज करके उससे शादी कर लो। आपके डैड को आपकी शादी की बहुत चिंता रहती है। रुज़ेल उसे कहती है कि मेरे डैड को बता दो कि मैंने शादी कर ली है ताकि वो दोबारा मेरे लिए किसी को सेलेक्ट ना करें। तभी दूसरी साइड से कैद सिक्योरिटी से भागते हुए वहाँ आ जाता है। वो मिस्टर स्मिथ और रुज़ेल को साथ में देखकर सोचने लगता है कि शायद रुज़ेल मिस्टर स्मिथ के सीक्रेट लवर है। मिस्टर स्मिथ के वहाँ से जाते ही वो रुज़ेल के पास जाता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। वो ये भी कहता है कि मैं तो हमेशा से तुमसे ही प्यार करता था, लियान ने तो मुझे भटका दिया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सीक्रेट लवर बन सकता हूँ।
रोज़ेल उसको अब अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए वो उसे कहती है कि मुझसे फोर्सफुली कोई भी रिलेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर वो जाने लगती है कि केत उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कैसे भूल गई, मैंने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। तभी वहाँ ब्रेस भी आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। रोज़ेल केत से कहती है कि मैं 3 साल से तुम्हारा एहसान ही चुका रही थी, मैं पहले ही तुम्हें रिपे कर चुकी हूँ, और अब अगर तुम मुझे और परेशान करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। केत चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम अपनी जान बचाने वाले से कैसे बात कर सकती हो इस तरह से, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। तभी ब्रेस उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो इंसान बनने के लिए जिसने रोज़ेल की जान बचाई थी। वो रोज़ेल को सब सच बता देता है, उसकी जान केत ने नहीं बल्कि उसी ने बचाई थी। केत कहता है कि इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये झूठ बोल रहा है। तो ब्रेस उससे पूछता है कि अगर तुमने सच में रोज़ेल की जान बचाई थी तो ये बताओ कि उसकी कितनी रिब ब्रेक हुई थी और तुमने किस तरह से उसकी जान बचाई थी। केत कहता है कि मैंने रोज़ेल को सीपीआर के थ्रू बचाया था। ये सुनते ही रोज़ेल समझ आती है कि केत झूठ बोल रहा है। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो इतने सालों से बेवकूफों की तरह उसकी हेल्प कर रही थी। इसके बाद ब्रेस अपने आदमियों से केत को उठाकर समुद्र में फेंकने को कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़ेल अपने घर में बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी और नशे में ब्रेस से पूछ रही थी कि मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ, मैं इतने सालों से बिना सच जाने उसकी हेल्प कर रही थी। ब्रेस कहता है कि ये सब मेरा फॉल्ट है, उस वक्त मुझे तुम्हारे पास रुकना चाहिए था, ना कि किसी एम्प्लॉय को तुम्हारी देखरेख के लिए भेजना चाहिए था। रोज़ेल नशे में ब्रेस को भी ड्रिंक करने के लिए कहती है। ब्रेस कहता है कि मैं एक अच्छा ड्रिंकर नहीं हूँ, ड्रिंक करने के बाद मैं मिसबिहेव करता हूँ, जिस पर रोज़ेल कहने लगती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। वो नशे की हालत में ब्रेस को किस करने लगती है, लेकिन वो अचानक रुककर ब्रेस को कार्ड देते हुए कहती है कि आज रात मेरे साथ बिताने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी पैसे हैं। जिस पर ब्रेस कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। रोज़ेल कहती है कि मनी रिलेशनशिप ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। ब्रेस उस कार्ड को जोर से रोक कर कहता है कि तुम मुझे इतने कम पैसे से नहीं खरीद सकती। रोज़ेल गुस्से में कहने लगती है कि तुम ज्यादा पैसों की डिमांड इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, लेकिन ये एक ब्लैकमेलिंग है, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाली। ये कहकर वो ब्रेस को घर से बाहर निकाल देती है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो मिस्टर स्मिथ को कॉल करती है और रोते हुए कहती है कि हे स्मिथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा दिल इस लड़कों में इतना बुरा क्यों है, सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, बस तुम ही थोड़े अलग हो। मिस्टर स्मिथ उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें ब्रेस ने कुछ कहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे बस मुझ पर छोड़ दो। रोज़ेल तो उससे बात करते करते ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेस एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। उन दोनों को मिस्टर स्मिथ छिपकर देख रहे थे। वो खुद से कहते हैं कि ये रोज़ेल को रुलाकर खुद यहाँ मजे कर रहा है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। हालांकि वो ब्रेस की पूरी बात नहीं सुनते। ब्रेस उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कह रहा था, इसलिए मिस्टर स्मिथ ब्रेस पर हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेस उन्हें देखता है तो वो बहाने बनाते हुए कहने लगता है कि अरे क्या कोइंसिडेंस है। ब्रेस पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी मिस्टर स्मिथ वही डस्टबिन में पड़ी बॉटल्स को उठाते हुए कहने लगते हैं, मैं काम के प्रेशर को दूर करने के लिए कभी कभी इन बॉटल्स को सेल करता हूँ। वो बातों बातों में ब्रेस से पूछ लेते हैं कि अभी यहाँ जो लड़की थी वो कौन थी, क्या तुम्हारे रोज़ेल से जब कोई दूसरा अफेयर चल रहा है। ब्रेस बताता है कि ऐसा नहीं है, रोज़ेल ने मुझे घर से निकाल दिया इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो ये भी बताता है कि मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि क्या तुम सच में रोज़ेल से प्यार करते हो, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो अगर उसे डिजर्ट खाना होगा। ब्रेस कहता है तो मैं शहर की सारी डिजर्ट शॉप खरीद लूंगा। मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि अगर उससे गर्मी लगेगी तो क्या करोगे, जिस पर ब्रेस कहता है कि मैं उसे आर्टिक ले जाऊंगा। मिस्टर स्मिथ पूछते हैं कि अगर इसे सर्दी लगी तो, पर ब्रेस कहता है तो मैं उसे ट्रॉपिकल आइलैंड पर ले जाऊंगा। ये सब सुनकर मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि ऐसा लगता है तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो। वो ब्रेस को बैठाकर समझाते हैं कि वो अपने साथ हुए धोखे की वजह से तुम्हें अवॉइड कर रही है, लेकिन अगर तुम उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखोगे तो वो भी तुम्हें पसंद करने लगेगी। घर जाकर ब्रेस रोज़ेल की काफी एक्सपेंसिव लाइट तोड़ देता है, जिसकी आवाज से रोज़ेल भी उठ जाती है। वो टूटे हुए लाइट्स को देखकर ब्रेस से कहती है कि तुम्हें इसके बदले मुझे पैसे देने होंगे।
ब्रिज कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सारे पैसे टेंडर मीटिंग में खर्च कर दिए। रोज़ेल उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो जाने लगता है तो गलती से उसे एक और बड़ा लाइट टूट आता है, जिससे रोज़ेल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी था ये कितना महंगा था, तुम्हारी पूरी लाइफ निकल जाएगी लेकिन तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। ब्रेस कहता है मैं कंपेंसेशन के तौर पर खुद को तुम्हें सेल करता हूँ, अब से तुम जो भी कहो कि मैं सब कुछ करूँगा। रोज़ेल कहती है कि इसका मतलब अब तुम मेरे गुलाम हो। इसके बाद ब्रेस एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करता है। रोज़ेल उसे कहती है कि अब से तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए तुम्हें मेरे बदले सारे पार्सल डिलीवर करने होंगे। ब्रेस उसे हाँ करता है। अगले दिन वो दोनों तैयार होकर पार्सल कलेक्ट करने जाते हैं। रोज़ेल कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ब्रेस कहता है कि मैं डर नहीं रहा, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम हर रोज इतने सारे पार्सल डिलीवर करती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। रोज़ेल भी उसे कहने लगती है कि इसे मेरी कितनी फिक्र है। इसके बाद वो दोनों पार्सल डिलीवर करने जाते हैं, जहाँ एक लड़की ब्रेस से फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन ब्रेस उससे कह देता है कि मैं पहले से मैरिड हूँ। फिर वो दोनों एक और डिलीवरी के लिए जाते हैं, जहाँ एक गे ब्रेस से फ्लर्ट करता है। रोज़ेल उस पर चीखते हुए कहने लगती है कि ये मैरिड है। वो ब्रेस का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। उसके चेहरे पर जेलसी साफ दिख रही थी। ब्रेस उसके क्लोज आकर पूछता है कि तुम इतनी जेलस क्यों हो रही हो। रोज़ेल कहती है कि मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे तो बस गुस्सा आ रहा है कि लड़के लड़कियाँ सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। ब्रेस उससे पूछता है कि क्यों, मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता क्या। रोज़ेल उससे पीछे हटाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और ये पार्सल उठाओ। ब्रेस एक साथ बहुत सारे पार्सल उठाता है। ये देखकर रोज़ेल हैरान हो जाती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। तभी ब्रेस रोज़ेल को अपनी गोद में उठा लेता है तो रोज़ेल उसके शोल्डर पर काट लेती है। फिर वो धीरे से स्माइल करती है तो ब्रेस ये देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। रोज़ेल एम्बैरेस होते हुए कहने लगती है कि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बस इसलिए मेरा फेस रेड हो रहा है, अब तुम जल्दी से अपना काम करो। अगले सीन में हम रोज़ेल को उसके घर पर देखते हैं। तभी उसे मिस्टर स्मिथ की कॉल आती है। वो रोज़ेल से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लॉस्ट लाइमन खरीदा है ताकि तुम ब्रेस के साथ जाकर वहाँ पर फिशिंग कर सको। इसके बाद वो दोनों अगले दिन फिशिंग के लिए जाते हैं, जहाँ उनके फिशिंग रॉड में एक के बाद एक मछलियाँ फंस रही थी, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लॉस्ट में मिस्टर स्मिथ के 2 आदमी थे जो उन दोनों के फिश रॉड में खुद ही मछलियां जाकर फंसा रहे थे। तभी ब्रेस को उसके घर से कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसकी दादी बहुत बीमार है। वो रोज़ेल से कहता है कि मुझे अभी जाना होगा। रोज़ेल पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ब्रेस कहता है कि अभी नहीं, अभी मेरी दादी को तुम्हारे बारे में पता नहीं है, उन्हें अचानक इस तरह से पता चलेगा तो वो काफी हर्ट होंगी। रोज़ेल कहती है कि ठीक है तुम जाओ तब यहाँ से। ब्रेस उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लियान अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि ये लॉज मेरे डैड ने मेरे लिए खरीदा है। तभी उसकी नजर रोज़ेल पर पड़ती है तो वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि तुम डिलीवरी वाली वही नीच लड़की हो ना, तुम मेरी प्राइवेट लॉज में क्या कर रही हो। रोज़ेल कहती है कि ये लॉज अब मेरा है, ये पूरा एरिया स्मिथ ग्रुप ने खरीद लिया है और पूरा स्मिथ ग्रुप मेरा है। लियान और उसकी दोस्त रोज़ेल की इंसल्ट करने लगती हैं। फिर वो लॉज कीपर को बुलाती हैं। लॉज कीपर आकर कहने लगता है कि ये जगह मिस लियान की है। तब रोज़ेल मिस्टर स्मिथ को कॉल करके कहती है कि किसी को जल्दी से यहाँ भेजो ताकि वो ये ड्रेस साफ करे। लियान उसके हाथ से उसका फोन लेकर लॉज में फेंक देती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम ऐसे प्रिटेंड करोगी कि तुम मिस्टर स्मिथ को जानती हो तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगी, तुम कितने ज्यादा सीमलेस हो। तभी वहाँ लॉज का नया मैनेजर आता है। वो लियान और रोज़ेल को प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहता है। लियान तो उसे अपने फोन में सर्टिफिकेट दिखा देती है, लेकिन रोज़ेल अपने साथ सर्टिफिकेट लेकर नहीं आई थी, इसलिए सब लोग उसे ही झूठा समझने लगते हैं। तब रोज़ेल कहती है कि मेरे पास लॉज लेमॉन्ट का इंटरनेट मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस है। लियान कहती है कि तुम लॉगिन करके कैसे प्रूव करोगी, तुम्हारा फोन तो मैंने फेंक दिया। जिस पर लियान कहती है कि ये तुम्हारे लिए भी सेम ही है, तुम तो लॉगिन कर सकती हो ना। लियान पासवर्ड टाइप करती है तो वो पासवर्ड रॉन्ग होता है। तब रोज़ेल वहाँ के मैनेजर को सही पासवर्ड बताती है, जिसे सुनकर सब हंसने लगता है। लेकिन जब मैनेजर अपने फोन में रोज़ेल का बताया हुआ पासवर्ड टाइप करता है तो मैनेजमेंट सिस्टम अनलॉक्ड हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी लियान मैनेजर से कहने लगती है कि ऐसे भी तो हो सकता है कि इस लड़की ने मेरा पासवर्ड हैक कर लिया हो और फिर उसे चेंज कर दिया हो। मैनेजर फिर उसकी बातों में आकर रोज़ेल को कहने लगता है कि अभी भी प्रूव नहीं हुआ कि तुम ही लॉज लेमॉन्ट की असली ओनर हो। तभी वहाँ मिस्टर स्मिथ आकर लोगों को रियल प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिसे देखकर मैनेजर उनसे माफी मांगने लगता है।
लियान की एक दोस्त पूछने लगती है कि डिलीवरी वाले इस प्रॉपर्टी की ओनर कब से बन गई। ये प्रॉपर्टी तो मैन ग्रुप की थी ना। रोज़ेल बताती है कि मैन ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है। तभी लियान को उसके डैड की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि हम लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, तुम लॉज लमन मत जाना, वो सब मैंने मिस्टर स्मिथ को सेल कर दिया है। यहाँ लियान रोज़ेल से कहने लगती है कि ये प्रॉपर्टी तो मिस्टर स्मिथ की है, तो तुम इसकी ओनर कैसे हुई? कहीं मिस्टर स्मिथ के साथ तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा? वो मिस्टर स्मिथ से भी कहने लगती है कि आप इसे छोड़ दो, ये अच्छी लड़की नहीं है, आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर मिस्टर स्मिथ उसे एक थप्पड़ मारते हैं और सिक्योरिटी से कहकर लियान को उसके दोस्तों के साथ वहाँ से निकलवा देते हैं। इसके बाद वो घर आकर केट की मॉम से केट के बारे में पूछती है। केट की मॉम बताती है कि मेरा भी कई दिनों से केट से कांटेक्ट नहीं हुआ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लियान केट की मॉम से कहती है कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, मुझे केट की हेल्प चाहिए। ये सुनते ही कि लियान की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, केट की मॉम लियान को घर से बाहर निकाल देती हैं। बाहर उसे केट मिलता है। वो उससे पूछती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे? केट कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली की हेल्प चाहिए, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। लियान भी उसे बताती है कि उसके डैड भी बैंकरप्ट हो गए हैं। पहले तो केट अपने मन में सोचता है कि अब तो ये मेरे लिए यूजलेस है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो लियान से मिस्टर मार्क अर्बन, जो कि ब्रिज के भाई थे, उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ रोज़ेल अपने घर में बैठी हुई गेम खेल रही थी। तभी ब्रिज अपनी दादी से मिलकर वापस आता है। रोज़ेल पूछती है कि तुम्हारी दादी अब कैसी हैं? ब्रिज बताता है कि अब वो एकदम ठीक हैं, बस उन्हें हमारी शादी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो इमोशनल हो गई थी। वो रोज़ेल से ये भी पूछता है कि क्या तुम कल मेरे साथ फैमिली डिनर पर चलोगी? रोज़ेल कहती है कि हम दोनों बस शादीशुदा होने की एक्टिंग करते हैं। ब्रिज कहता है कि एक बेड पर सोने के बाद भी ये फेक मैरिज कैसे हुई? रोज़ेल कहती है कि मुझे अब इस बारे में और बात नहीं करनी। तब ब्रिज उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहने लगता है कि मेरी दादी हमेशा मेरे और मेरे भाई में बहुत पार्शियलिटी करती हैं, वो मुझे अगली कहती हैं। रोज़ेल कहती है कि रोज़ेल लिन के हस्बैंड को सिर्फ मैं ही बुली कर सकती हूँ, मैं कल उनसे मिलूंगी सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद वो दोनों अर्बन ग्रुप के ज्वेलरी स्टोर में रोज़ेल के लिए ज्वेलरी खरीदने जाते हैं। रोज़ेल के इतने सिंपल कपड़ों की वजह से वहाँ का स्टाफ उसकी इंसल्ट करने लगता है। तभी वहाँ स्टोर की मैनेजर आती है, जो मैन ग्रुप के प्रेसिडेंट की भतीजी थी। वो आकर ब्रिज और रोज़ेल से कहती है कि तुम्हें पता भी है ये स्टोर अर्बन मॉल के अंदर आती है, यहाँ कोई भी गरीब नहीं आ सकता, जरा एक बार अपने कपड़े तो देखो। वहाँ मॉल का मैनेजर आकर उन दोनों लड़कियों से कहता है कि ये दोनों हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए इन दोनों से माफी मांगो। मिस्टर मन की भतीजी उल्टा उसे ही कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम्हें पता भी है मेरे अंकल मैन ग्रुप के 4 नोबल फैमिलीज के हेड हैं, मैं तुम्हें उनसे क्या कर फायर करवा सकती हूँ। रोज़ेल कहती है कि अगर तुम्हारे अंकल इतने पावरफुल हैं तो तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? मैन की भतीजी अपने अंकल को कॉल करके कहने लगती है कि अंकल, कुछ लोग मुझे धमका रहे हैं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ब्रिज रोज़ेल से कहता है कि जब तक मिस्टर मैन यहाँ आ रहे हैं तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट करके आता हूँ। कुछ ही देर बाद वहाँ मिस्टर मैन भी आकर कहने लगते हैं कि किसकी हिम्मत हुई मेरी भतीजे को बुली करने की। वो मॉल के मैनेजर को आते ही फायर कर देते हैं। तभी वहाँ ब्रिज आकर कहने लगता है कि तुम कैसे अर्बन ग्रुप के लोगों को फायर कर सकते हो? ब्रिज को देखते ही मिस्टर मैन उससे माफी मांगने लगता है। तब उसकी भतीजी कहती है कि अंकल, आप क्यों माफी मांग रहे हो? ब्रिज कहता है कि शायद तुम्हें अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया कि तुम बैंकरप्ट हो गए हो। पहले तो मन की भतीजी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब उसके अंकल उससे बताते हैं कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ब्रिज अर्बन है, तो मन की भतीजी और वो स्टाफ ब्रिज और रोज़ेल से माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ लियान आकर कहने लगती है कि मैं यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ और किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी बहन को फायर करेगा? ब्रिज कहता है कि तुम्हें अर्बन ग्रुप के मॉल में बोलने का भी कोई राइट नहीं है। लियान कहती है कि किसने कहा मुझे राइट नहीं है? तभी वो अपने हाथ में अर्बन ग्रुप की सैंपल रिंग दिखाती है। रोज़ेल ब्रिज से कहती है कि ये रिंग तो बिल्कुल ऐसी है जैसे तुमने मुझे दी थी। ब्रिज कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये रिंग सिर्फ और सिर्फ अर्बन फैमिली के मेंबर्स के पास ही होती है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? लियान अपने मन में सोचने लगती है कि ये रिंग तो मुझे मार्क अर्बन ने दी है, लेकिन मैं सच नहीं बताऊंगी। वो प्रिंस को कहने लगती है कि ये रिंग मुझे कहीं से भी मिली हो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब ये पूरा मॉल मेरे कंट्रोल में है। वो मैनेजर को भी फायर कर देती है। तभी ब्रिज उन्हें बताता है कि अर्बन फैमिली के सभी मेंबर्स के पास ऐसी रिंग है, लेकिन जो रिंग रोज़ेल के पास है वो बस अर्बन ग्रुप के हेड के लिए बनी है। जिसके पास भी वो रिंग होती है सारी स्पेशल अथॉरिटी उसी के पास होती है।
इसलिए मुझे जल्दी से बता दो कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो खुद ही पता कर लेंगे। तभी लियान उन्हें बताती है कि ये रिंग फेक नहीं है। वो ब्रिस और रोज़ेल से ये भी कहती है कि मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, इस बार मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ब्रिस रोज़ेल के बालों में एक हेयर क्लिप लगाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें दूर से देखकर मॉल का मैनेजर भी सोचने लगता है, मैंने कभी ब्रिस अर्बन से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रिस रोज़ेल को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। पहले तो वो उसे उसके अंकल से मिलवाता है और बताता है कि मेरे अंकल कॉर की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी के इंचार्ज हैं। फिर वो अपनी आंट को रोज़ेल से मिलवाता है और बताता है कि मेरी आंट की दुनिया भर में खुद के 122 हॉस्पिटल्स हैं। फिर वो रोज़ेल को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। उसकी आंट ब्रिस से कहती है कि ज्यादा संभल कर रहना, तुम्हारी दादी का मूड कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं लग रहा। तभी वहाँ ब्रिस की दादी आकर कहने लगती हैं कि किसने कहा मेरा मूड अच्छा नहीं है। उन्हें देखकर ब्रिस कहता है कि दादी आप कैसी हो। उसकी दादी कहती है कि मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ, अगर तुम सच में मेरे ग्रैंड चाइल्ड होते तो मेरे पीछे शादी नहीं करते। ब्रिस कहने लगता है कि दादी ये बहुत ही अच्छी लड़की है, हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और आप भी जल्द ही इसे प्यार करने लगोगी। तभी वहाँ ब्रिस का बड़ा भाई मार्क आता है, उसके साथ में लियान भी होती है। वो लियान को अपनी दादी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि दादी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लियान दादी से कहती है कि मैं और रोज़ेल दोनों ही डुबलिन से हैं। रोज़ेल डुबलिन में काफी फेमस है, इसके डर्टी फोटोज वहाँ हर किसी ने देख रखे हैं। दादी पूछती है ब्रिस क्या ये सच है। वो सब लोग मिलकर रोज़ेल को बुरा भला कहने लगते हैं। तब ब्रिस उसे बैठा कर कहता है कि मुझे पता है रोज़ेल किस तरह के इंसान है, वो सारी फोटोज फेक थी और अब ये बात भी बहुत पुरानी थी। वो लियान से पूछता है कि तुम मेरे भाई के साथ जब रिलेशन बनाई थी तभी तुमने मेरे भाई से वो रिंग लेकर मॉल में वो बेवकूफ़ी की थी। मार्क कहने लगता है कि क्या तुमने मेरी रिंग चुराई है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मॉल में भी लेकर गई थी। रोज़ेल कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी रिंग को चोरी करूंगी, इस सच में मेरा यकीन करो। ब्रिस कहता है लगता है तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा वीक है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो सभी लोगों को मॉल की CCTV फुटेज दिखाने लगता है। मार्क लियान को पूरी कंट्री से ब्लैकलिस्ट कर देता है और सिक्योरिटी से कहकर उससे वहाँ से बाहर निकाल देता है। उसके बाद अर्बन फैमिलीज ब्रिस और रोज़ेल को डाइवोर्स लेने के लिए फोर्स करने लगते हैं। ब्रिस उन लोगों से कहता है कि आप इस बारे में सोचना भी मत कि मैं रोज़ेल को डाइवोर्स दे दूंगा। दादी ब्रिस को डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन तुम्हें इस लड़के को डाइवोर्स देना ही होगा। ब्रिस उन डाइवोर्स पेपर को फाड़ते हुए कहता है कि कोई मुझे किसी भी पेपर पर साइन करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मार्क भी कहता है कि दादी आप अपना दिन खराब मत कीजिए, मैंने आपके लिए सबसे अच्छा हाइटेंड जेट मंगवाया है। तभी सब लोग अपने अपने गिफ्ट्स के बारे में दादी को बताने लगते हैं। तब मार्क कहने लगता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई। तभी रोज़ेल सभी को बताने लगती है कि मैं जो गिफ्ट लेकर आई हूँ वो एक पैरामाउंट स्नो लोटस है जो कि 500 सालों में एक ही बार खिलता है। तभी वहाँ विनी नाम की एक लड़की आती है जो कि दादी से कहती है कि दादी मुझे आने में लेट हो गई, मैं आपके लिए पैरामाउंट लोटस लाई हूँ। और उसके लाए हुए गिफ्ट की सभी लोग तारीफ करने लगते हैं। तब मार्क कहने लगता है मेरी सिस्टर इन लॉ भी तो पैरामाउंट लोटस ही लाई है। तब उनके अंकल कहने लगते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, एक गरीब लड़की ये लोटस कभी नहीं खरीद सकती, शायद इसने मार्केट से एक नॉर्मल सा लोटस खरीदा होगा जिससे माउंटेन स्नो लोटस कह रही है। ब्रेन अपने मन में सोचता है कि मैंने जो रोज़ेल को कार्ड दिया था उसे तो ये 100 माउंटेन स्नो खरीद सकती है। तभी विनी ब्रिस से कहती है कि जब मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हम दोनों साथ ही बड़े हुए थे, ये तो तुम्हारी लाइफ में नहीं है, इसने पहले तो माउंटेन स्नो लोटस में नहीं देखा होगा। ब्रिस कहता है कि बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। दादी कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत है जो इसे यहाँ से बाहर निकालेगा। तब रोज़ेल कहती है कि मिस विनी तुम जो लोटस लाई हो वो एक नॉर्मल सा लोटस है, जो लोटस मैं लाई हूँ वो 500 साल पुराना है, ऐसा ना हो मेरा गिफ्ट देखकर तुम्हें यहाँ से भागना पड़े। तभी वहाँ रोज़ेल का लाया हुआ स्नो लोटस लाया जाता है जिसकी साइनिंग देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ब्रिस की आंट उस फ्लावर को चेक करके बताती है कि ये स्नो लोटस असली है और ये 500 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। विनी कहने लगती है कि इसने ये लोटस ब्रिस के हेल्प से खरीदा होगा, ब्रिस इसे सपोर्ट कर रहा है। ब्रिस कहता है कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये मेरी वाइफ ने अकेले ही अरेंज किया है। सबको अभी भी यही लग रहा था कि रोज़ेल ने वो लोटस ब्रिस के पैसों से ही खरीदा होगा,
दादी कहती है कि ये गिफ्ट रोज़ेल ने अपने दिल से नहीं दिया। ब्रिज उनसे कहता है कि दादी, अगर किसी ने भी मुझे रोज़ेल से डाइवोर्स के लिए फोर्स किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा और इस फैमिली से एक भी पैसा नहीं लूँगा। तब दादी कहती है कि ये लड़की कंट्री साइड से है, ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब कर देगी, इसके पास एक भी पैसा नहीं है, ये हमें बिजनेस में भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तभी रोज़ेल कहती है कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कह सके कि मेरे पास पैसा और पावर नहीं है, सिर्फ मेरे डैड ही ये बात बोल सकते हैं। दादी कहती है कि ये लड़की अर्बन ग्रुप की हेड 5 बनने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम इसे डाइवोर्स दे रहे हो तो तुम्हें ये रिंग मार्क को दे देनी होगी। वैसे भी ये रिंग तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की विलिंग में मिली है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये रिंग अर्बन ग्रुप के बड़े बेटे पर होती है। तभी मार्क जाकर अपनी दादी के पास बैठ जाता है। विनी भी ब्रिज पर झूठे इल्जाम लगाने लगती है कि इसने मुझे यूज करके छोड़ दिया। ब्रिज कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी विनी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना ही होगा। तभी वहाँ मिस्टर ऑस्टिन आते हैं। उनके आते ही ब्रिज के अंकल उनके सामने नील डाउन कर देते हैं। दादी पूछती है कि ये कौन है। ब्रिज के अंकल बताते हैं कि ये स्पेशल हॉल के गार्जियन है और मेरा पूरा बिजनेस इन्हीं पर डिपेंड करता है। विनी बताती है मेरे डैड और मिस्टर ऑस्टिन बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ऑस्टिन हमारी कंट्री की आधी फोर्स को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं की वजह से मार्क का यहाँ कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, यहाँ तक कि डब्लिन के स्मिथ भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। यहाँ पर ऑस्टिन कहने लगते हैं कि कौन है जो मिस विनी के खिलाफ गया है, वो पूरे स्पेक्ट्रल हॉल का दुश्मन है। रोज़ेल ब्रिज से कहती है कि तुम डरो मत, ये बस स्पेक्ट्रल हॉल के गार्जियन है, वहाँ के लॉर्ड नहीं, इसे तो मैं ही हैंडल कर लूंगी। ब्रिज स्माइल करते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वहाँ ब्रिज के असिस्टेंट आ जाता है। उसके आते ही मिस्टर ऑस्टिन उसे नील डाउन करने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि स्पेक्ट्रल हॉल के लॉर्ड से माफी मांगनी चाहिए जिनकी तुमने इंसल्ट की है। ये कहकर सभी लोग ब्रिज के सामने नील डाउन करके बैठ जाते हैं। अर्बन फैमिली बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मिस्टर ऑस्टिन बताते हैं कि जब हमारे लॉर्ड 17 इयर्स के थे तब उन्होंने स्पेक्ट्रल हॉल को एस्टेब्लिश किया था। वो अर्बन ग्रुप से भी कहीं ज्यादा अमीर है। दादी कहती है कि ब्रिज ने स्पेक्ट्रल हॉल को डेवलप करने के लिए अर्बन ग्रुप के पैसे लिए होंगे, नहीं तो वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता, इसलिए इसका असली लॉर्ड मार्क है। प्रिंस कहता है कि आप बचपन से ही मेरे लिए पार्शियल थी, लेकिन मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी ज्यादा पार्शियल हो सकती हो। यहाँ रोज़ेल कहती है कि दादी, आप कहीं पॉइजन देने की वजह से पागल तो नहीं हो रही? क्या आपको पता है आपका बड़ा ग्रैंडसन विनी के साथ मिलकर आपको धीरे धीरे पॉइजन दे रहा है? वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की। रोज़ेल कहती है कि दादी जो पाउडर यूज कर रही है उसमें पॉइजन मिला हुआ है। दादी हैरानी से कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो विनी मेरे लिए अब्रॉड से लेकर आई थी। रोज़ेल कहती है कि वो सारे प्रोडक्ट्स अब्रॉड से नहीं बल्कि अर्बन ग्रुप के डिलीवरी वेयर हाउस से आते हैं। दादी पूछती है कि मार्क क्या ये सच कह रही है? मार्क कहता है कि ये सब झूठ बोल रही है, ऐसे तो वेयर हाउस में ना जाने कितने पार्सल्स आते हैं, इससे ये तो साबित नहीं होता इसमें पॉइजन है। तब ब्रीज के आंट उस पाउडर को चेक करती है जिससे पता चलता है कि उस पाउडर में सच में पॉइजन है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। विनी पूरा इल्जाम मार्क पर डालते हुए कहती है कि ये मार्क ही है जो फेक प्रोडक्ट बेचता है। ये सुनकर मार्क उसे जोर का थप्पड़ मारता है, लेकिन यहाँ रोज़ेल अपने साथ कुछ एविडेंस लेकर आई थी जिससे ये साबित हो जाता है कि विनी और मार्क आपस में मिले हुए थे। यहाँ दादी कहती हैं कि विनी, जब तुमने मुझे ये पाउडर दिया था तो तुमने कहा था कि ये फूड इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है, तो इस पाउडर को विनी को खिला दो। ये सुनते ही मार्क जबरदस्ती वो पाउडर को खिलाने लगता है। विनी भी अपने बम स्टिक लेकर मार्क के नेक पर मार देती है जिससे खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और विनी भी पाउडर खाने की वजह से मर जाती है। मार्क की मौत का सदमा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाती, सदमे में रोते हुए वो बेहोश हो जाती हैं। ब्रिज की आंट रोते हुए बताती है कि इनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, इनकी बची हुई जिंदगी अब ये बेड पर ही बिताएंगी। अगले दिन में रोज़ेल एक जगह से जा रही होती है और स्मिथ से अपनी वेडिंग ड्रेस के बारे में बात कर रही होती है। तभी पीछे से लियान दो गुंडों के साथ मिलकर रोज़ेल पर हमला कर देती है और उसे किडनैप करके एक जगह ले जाती है। रोज़ेल के होश में आने पर लियान उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, मेरे प्यार ने मुझे छोड़ दिया, मार्क ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम मर क्यों नहीं जाती? वो रोज़ेल को एक किक मारती है और उन दो गुंडों को बुलाकर कहती है कि तुम्हें इस लड़की के साथ जो कुछ भी करना है करो,
वो गुंडे जैसे ही रोज़ेल के क्लोज आने लगते हैं तो लियान उनके वीडियो बनाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रेस का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, जब मैं रेस्टोरेंट से लेने के लिए गया तो मुझे वहाँ वो नहीं मिली। जब मैं सीसीटीवी चेक करने के लिए गया तो मुझे पता चला कि लियान गुंडों के साथ मिलकर उन्हें अपने साथ ले गई है। ब्रेस कहता है रोज़ेल के फोन में लोकेशन सॉफ्टवेयर है, जल्दी से किसी को ट्रैक करने के लिए कहो। वहीं दूसरी तरफ रोज़ेल लियान को अपनी बातों में लगाने लगती है ताकि उसे टाइम मिल जाए और उसको कोई बचाने के लिए आ जाए, और ऐसा होता भी है। कुछ ही देर में वहाँ ब्रेस अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और रोज़ेल को बचा लेता है। अगले सीन में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे मिस्टर लेन स्पॉन्सर्ड किया हुआ होता है। वो एक बड़े स्टोर में बैग खरीदने के लिए आई होती है, लेकिन उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे। तभी उसके पास कैट आकर उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और अर्बन ब्रेस के साथ भाग गई, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? एना कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम्हें मुझे ये बैग दिलाना होगा। केट के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी माँ के खाने में जहर डाल देता है, जिसे खाकर वो मर जाती है और इंश्योरेंस के मिले पैसे से वो एना के लिए बैग खरीद लेता है। एना पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो उससे वो कहता है कि मेरी मॉम अचानक बीमार हो गई थी, उन्हीं के इंश्योरेंस से ये पैसे मुझे मिले हैं। बैग लेकर एना भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम रोज़ेल और ब्रेस की शादी देखते हैं, जहाँ ब्रेस अपनी ब्राइड रोज़ेल का वेट कर रहा था। तभी सामने से व्हाइट ड्रेस पहने रोज़ेल आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर में वहाँ केट आकर शादी रोकने की कोशिश करता है और वहाँ सब लोगों से वो फेक मिस लेन से मिलवाता है, जो कि वो एना को बनाकर लाया था। और वो सब लोगों को बॉम्ब दिखाते हुए धमकी भी देता है कि अगर किसी ने भी कुछ किया तो मैं सब लोगों को मार दूंगा। ब्रेस कहता है आज मेरी शादी है, आज मैं किसी को नहीं मारना चाहता, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो। वो फेक रोज़ेल लिन से कहता है कि अगर तुम सच में असली लिन रोज़ेल भी हो तो मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। तभी ऑस्टिन नील डाउन होकर कहने लगता है कि लॉर्ड, आप लिन रोज़ेल से शादी कर लो, तो वही आपके लायक है, आप इस डिलीवरी गर्ल से शादी मत करो। तभी वहाँ मिस्टर स्मिथ आकर सब लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है वही असली रोज़ेल लिन है। मिस्टर स्मिथ को देखकर तो एना एक जगह जाकर छिप भी जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। इस पे कैट कहता है कि उस दिन टेंडर मीटिंग में आपने लिन रोज़ेल की आइडेंटिटी के बारे में हमें क्यों नहीं बताया। कैट मिस्टर स्मिथ को ये भी कहता है कि मैंने उस दिन रोज़ेल को आपके साथ देखा, तो आप दोनों का अफेयर चल रहा है ना, इसलिए आप इस डिलीवरी गर्ल को रोज़ेल लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है मिस्टर लेन की। वो ब्रेस से पूछते हैं कि क्या तुम ब्रेस अर्बन हो? मैंने सुना है तुम स्पेक्ट्रल हॉल के लॉर्ड भी हो, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी पर्सनैलिटी सब कुछ मेरी बेटी से मिलता है। ब्रेस कहता है कि मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे वो लड़की मिल गई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। केट मिस्टर लिन के सामने नील डाउन करके कहने लगता है कि मेरा नाम केट है, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मिस्टर लिन कहता है कि मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि तुमने जो कुछ भी किया है। यहाँ केट गुस्से से कहने लगता है कि आज तो तुम सबको मार ही दूंगा। ये कहकर वो बॉम्ब को जला देता है, लेकिन वो 1 सेकंड में ही बुझ जाती है। एना कहती है कि मुझे पता था कि तुम 1 नंबर के पागल हो, इसलिए मैंने असली बॉम्ब को प्रॉप से रिप्लेस कर दिया था। यहाँ मिस्टर लेन अपने मन में सोचते हैं कि मुझे ब्रेस का टेस्ट लेना होगा। वो कहने लगते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे अब्सेंस में मेरी बेटी को बुली किया। वो ब्रेस से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ना। ब्रेस कहता है मिस्टर लिन, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूँ और आपकी बेटी से शादी कर लूँ। तब रोज़ेल कहती है कि डैड, ब्रेस को टीज करना बंद कीजिए। ये सुनकर मिस्टर लिन हंसने लगता है और ब्रेस शॉक्ड हो जाता है। तब रोज़ेल मिस्टर लिन को ब्रेस से इंट्रोड्यूस कराती है। ब्रेस हैरानी से पूछता है कि क्या तुम सच में मिस्टर लिन की बेटी हो? रोज़ेल कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही 1000 टाइम्स कहा होगा, मैं ही रोज़ेल लिन हूँ, लेकिन तुमने ही मेरा यकीन नहीं किया। मिस्टर लिन रोज़ेल का हाथ ब्रेस के हाथ में देते हुए कहने लगते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो। मिस्टर लिन अपने आदमियों से केट और एना को 10 साल तक कंट्री में न आने का ऑर्डर देते हैं और वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद रोज़ेल और ब्रेस एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो सारे वादे पूरे करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पीली एंडिंग हो जाती है।